हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द फेवरेट स्टॉक में। और आज हम बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में। कुछ नई अपडेट्स आई हैं जो कि मुझे आपको देनी है और साथ ही में इसके चार्ट के बारे में बात हम करेंगे आज। आज हम सभी जानते हैं कि यस बैंक में जो है आज अपर सर्किट लगा है काफ़ी दिनों के बाद में। ऑल्दो उसके बीच में इसका रिजल्ट भी आया लेकिन उसका भी कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ा। डिस्कस किया था हमने क्यों इम्पैक्ट नहीं पड़ा इसका, लेकिन नीचे करने की भी एक सीमा होती है। कितना नीचे जाएगा ये स्टॉक, इस पे डिपेंड करता है कि आज ये अपर सर्किट कैसे लगा। हम सारी बातें करने वाले हैं दोस्तों। उससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है जो कि हिंदी लैंग्वेज में, और यहाँ पर आपको स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सिखाया जाता है। बेसिक स्कैनिंग, टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस आपको यहाँ पर इन डिटेल सिखाया जाएगा। कैसे कोर्स मिल सकता है, ये सिंपल सा है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 लिंक दिए हैं, जियोधा और एंजल ब्रोकिंग। आप कहीं पर भी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। उस लिंक पर क्लिक कीजिए और अपना अकाउंट ओपन करवा लीजिए। जैसे आपका अकाउंट ओपन होगा मुझे इस नंबर पर TFS लिखकर व्हाट्सएप कर दीजिए और मैं आपको कोर्स का एक्सेस दे देने वाला हूँ। तो इस छोटे से डिस्क्रिप्शन के बाद में चलिए अब चलते हैं वापस वीडियो के ऊपर। हम सभी जानते हैं दोस्तों कि यस बैंक का स्टॉक जो है तकरीबन आप ये बोल सकते हैं 5 से 6 दिन तक अभी कंटिन्यूसली ये डाउन जा रहा था। हालांकि आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि पिछले कुछ 10-15 दिनों से ये कंटिन्यूसली एक कंसोलिडेशन की पीरियड में था। फिर ऐसी उम्मीदें लगाई जा रही थी कि हाँ, अब यहाँ पर जो है इसका रिजल्ट जो आ रहा है उसमें एक अच्छी खासी हमें ग्रोथ दिखाई देगी और वहां से एक नया जंप हमें दिखाई दे सकता है यस बैंक के स्टॉक में। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नहीं होने के पीछे रीजन क्या था, हमने इसके बारे में बात ऑलरेडी की थी दोस्तों कि इसकी जो असेट क्वालिटी है वो इम्प्रूव नहीं हुई है। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में तकरीबन डबल उनको अपने प्रोविजंस करने पड़े हैं, जो कि बहुत बड़ा नंबर होता है। जब तक आपके प्रोविजंस कम नहीं होंगे, आपके आपके एनपीएस कम नहीं होंगे, तब तक किसी भी बैंक की इम्प्रूवमेंट या फिर जो ग्रोथ होती है वो कंसीडर, वो एक्सेप्टेबल नहीं होती है। हालांकि अगर हम देखें तो लास्ट क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर यस बैंक ने प्रॉफिट ही दिखाया था। तकरीबन 129 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था लास्ट क्वार्टर में और यहाँ पर इस क्वार्टर में तकरीबन 151 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट तो ज्यादा ही हुआ है, बट अब ये सोचिए जो प्रोविजन बढ़ा है लास्ट क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में प्रोविजन डबल हो गए हैं। तो अगर वो प्रोविजन नहीं होते, वो नॉन परफॉर्मिंग असेट नहीं होते, तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना हो सकता था। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि एक अभी लार्ज कैप बन चुका है, तो यहाँ पर उस लेवल के प्रॉफिट्स भी दिखने स्टार्ट हो जाने चाहिए। और सबसे बड़ा जो कारण है ना यहाँ पर वो एक ही है कि ये जो लोन दे रहे हैं उनको रिकवर इनको करना ही होगा। और जैसे ही ये चीज स्टार्ट हो जाती है, आप मानकर चलिए यहाँ पर जो है एक अच्छी खासी ग्रोथ दिखना चालू हो जाएगी। ऑल्दो लास्ट के 3 क्वार्टर में उन्होंने बहुत ही अच्छे से संभाला है अपने आप को। अभी असेट क्वालिटी में प्रोविजंस पे इन्हें बस पूरा फोकस लेकर आना है और वहां पर जैसे इंप्रूवमेंट होता है, मेरा विश्वास मानिए यहाँ पर काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई दे सकती है। दोस्तों अगर हम बात करें आज के प्राइस एक्शन की, तो देखिए NSE की साइड पर मैं आ चुका हूँ। यहाँ पर जो है अगर आप देखें तो तकरीबन आज इसने 15 रुपये 10 पैसे में ओपन किया था। हाई ये गया 15 रुपये 80 पैसे तक और वहीं पर इसने क्लोजिंग दी। तकरीबन आप बोल सकते हैं कि 75 पैसे का यहाँ पर आज अपसाइड दिखाई दिया। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें डिलीवरी की, तो डिलीवरी भी देख लीजिए तकरीबन 39% से ज्यादा, मतलब अब 40% की डिलीवरी बोल सकते हैं। तकरीबन 18 करोड़ से ज्यादा शेयरों में आज ट्रेडिंग हुई, जिसमें से 7 करोड़ से ज्यादा शेयर जो है आज डिलीवरी में उठाए गए। तो अच्छा खासा एक डिलीवरी क्वांटिटी यहाँ पर है। जब भी 25% से ऊपर होता है डिलीवरी, तो हम ऐसा मानते हैं कि अच्छी खासी ठीक ठाक यहाँ पर डिलीवरी रही है और आज की डेट में यहाँ पर तकरीबन 40% डिलीवरी रही। इसके बाद दोस्तों कुछ खबर है यस बैंक में जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए पहली खबर तो ये है कि DCB बैंक और यस बैंक ने बेस्ट एक ऑफर निकाला। यहाँ पर जो वो इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं टैक्स सेविंग डिपॉजिट्स में, मतलब जो भी आप यहाँ पर डिपॉजिट्स करेंगे, जो FD से उन्होंने निकाली है, वहां पर आपका टैक्स तो बचेगा ही और साथ ही में इंटरेस्ट भी बहुत ही कमाल के हैं। अभी किसी भी जो भी एक अच्छी खासी प्राइवेट कंपनी में है, वो यही चाहता है कि किस तरीके से जो मेरा टैक्स है वो बच पाए। आप सभी इस चीज से वाकिफ होंगे। और जब इस बैंक ने एक ऐसा FD निकाला जहां पर आपको अच्छी खासी एक इंटरेस्ट रेट भी मिल पाए और साथ ही में आपके पैसे भी अच्छे और साथ में आपके टैक्स ही बच पाए, तो क्या बात है। तो DCB बैंक और यस बैंक इसमें सबसे ऊपर है। अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊं तो देखिए प्राइवेट बैंक की अगर हम बात करें तो DCB
और यस बैंक जो है, दोनों तकरीबन तकरीबन एक लेवल पर ही है। तकरीबन 6.75% का ये इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं, वो भी टैक्स सेविंग एफडी से ही है। सबसे बड़ी बात, यहाँ पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, प्लस 6.75% का इंटरेस्ट रेट भी मिलेगा। ये एक बड़ी बात है। यहाँ पर इनको काफी ज्यादा, एक आप बोल सकते हैं इनके डिपॉजिट्स बढ़ने वाले हैं, और ये डिपॉजिट सबसे ज्यादा काम के होते हैं, क्योंकि एफडीज में क्या होता है ना कि आप 1 साल 2 साल ऐसी एफडीज करते हो, एक लंबे टाइम ड्यूरेशन के लिए एफडी करते हो, तो वो पैसा बैंक बहुत ही अच्छे से यूज करता है लोन बांटने में, और भी बहुत सी चीजें होती, वहां पर जो है बैंक ये सारे पैसे यूज करता है। तो कहीं ना कहीं जब डिपॉजिट अच्छा खासा बढ़ेगा, तो आप बोल सकते हैं कि उसमें इनकी इनकम बहुत अच्छी होने वाली है। प्लस अगर हम बात करें इसके बाद, तो देखिए इंडसइंड बैंक भी है 6.5, आरबीएल बैंक 6.4, लेकिन इसके अलावा अगर हम प्राइवेट बैंक की बात करें तो और कोई भी हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो कि इस लेवल के इंटरेस्ट देता हो। सरकारी बैंकों की अगर हम बात करें, पब्लिक सेक्टर की अगर हम बात करें, तो यूनियन बैंक सबसे ऊपर है 5.55 में, कैनरा बैंक 5.5, या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 5.4। ये सारे बैंक हैं जो कि आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं। कहाँ पर? जहां पर टैक्स सेविंग होती है वैसी एफडीज में। तो ये मेरे ख्याल से एक काफी अच्छी एक खबर, ऐसी खबर हालांकि यस बैंक के लिए कोई नई बात नहीं है। हमेशा देखते रहते हैं कि कुछ ना कुछ इवेंट, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज, कहीं ना कहीं पे मर्जर, कुछ ना कुछ यहाँ पर होता रहता है, और ये अधिकतर सुर्खियों में बना रहता है। सबसे बड़ी बात। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूं आपसे, तो एक खबर और भी है जो शायद आपको ऑलरेडी पता हो। अभी दोस्तों ये खबर जो है वो है राणा कपूर से रिलेटेड। हम सभी जानते हैं कि राणा कपूर ऑलरेडी बहुत से केसेस और चार्जेस में यस बैंक के फंसे हुए हैं। उन्होंने जो है काफी बड़े बड़े फ्रॉड किए, लेकिन एक और फ्रेश मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनको ईडी ने अभी फिर से अपने कस्टडी में ले लिया है। मतलब ईडी जो होती है वो बेसिकली तहकीकात इस चीज की करती है कि आपने कितना फ्रॉड किया है, किस तरीके से इसे अंजाम दिया है। इसके पहले भी ईडी कस्टडी में गए थे। मतलब अगर मैं आपको यहाँ पर लेकर जाऊँ तो दिखाऊं, तो देखिए लिखा हुआ है, द हाई प्रोफाइल बैंकिंग एंड फाउंडर ऑफ यस बैंक राणा कपूर वॉज अरेस्टेड बाय द enforcement directorate in the multi-crore Punjab and Maharashtra corporative bank loan fraud स्कैम ऑन मंडे। तो मंडे के दिन जो है पीएमसी बैंक में जो इन्होंने घोटाला किया हुआ है, उसके लिए इनको अभी ईडी ने अपनी कस्टडी में ले लिया है। इसके पहले 3,700 करोड़ का एक इन्होंने जो घोटाला किया था, उसके लिए ये अंदर थे और वहां पर इनसे पूछताछ की गई थी। अभी वापस से 4,300 करोड़ का पीएमसी का जो एक घोटाला है, इसके लिए भी पूछताछ करने के लिए ईडी, हालांकि ये निकले बाहर नहीं थे, ये ऑलरेडी कस्टडी में थे, बट ईडी ने इनको जो है अभी वापस से कस्टडी में लिया है। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, कपूर इज इन जुडिशियल कस्टडी इन द यस बैंक स्कैम केस, हाउएवर नाउ ही हैज बीन शिफ्टेड टू द ईडी कस्टडी। मतलब पहले ऑलरेडी यस बैंक का जो स्कैम था उसमें कस्टडी में थे, बट अभी ईडी ने इनको 30 जनवरी तक के लिए अपनी कस्टडी में लिया हुआ है पीएमसी बैंक केस के पूछताछ के लिए। और ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर भी वो काफी कुछ बताएंगे जिससे बहुत सी जानकारी मिलेगी, और हो सकता है यहाँ पर एक कुछ और रिकवरीज भी थोड़ी जल्दी से जल्दी हो पाए। तो हालांकि ये खबर थोड़ी सी पुरानी हो चुकी है, आपने ऑलरेडी सुनी होगी, बट यस ये कुछ अपडेट्स थे यस बैंक के लिए। और वापस से मैं आना चाहूंगा चार्ट के ऊपर, आपको बताना चाहूंगा कि देखिए अभी बहुत से लोगों का आज ये क्वेश्चन आया कि सर आज जो है यहाँ पर अपर सर्किट लगने का रीजन क्या है। जब असेट क्वालिटी अच्छी नहीं भी थी तब भी यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा था कि ये 17 का लेवल नहीं तोड़ने वाला है, और 17 से कहीं ना कहीं ये 20-21 के लेवल पर काफी दिनों तक कंसिडर करेगा। बट उसने 17 का लेवल तोड़ा और वो नीचे आया। तो नीचे आने के बाद वो कितना नीचे जाएगा? बहुत से अभी बीच में जो फर्म्स हैं, बड़े बड़े फर्म्स, उन्होंने 6 रुपए का 11 रुपए का टारगेट दिया था, लेकिन ऐसा नहीं होता ना। हम सभी जानते हैं मैक्सिमम ही कितना डाउन जा, हमने देखा हुआ था जो इसका एफपीओ आया था तकरीबन 12 रुपए की रेंज पर आया था। तो ये मैक्सिमम उतना डाउन जाएगा, अगर बहुत ज्यादा डाउन जाता है तो भी। लेकिन मार्केट ने उतना भी इसको नीचे रहने नहीं दिया। हम कह सकते हैं कि ये मैक्सिमम, ये इसका लो जो बना था वो था 15 रुपए का। 15 रुपए का लेवल इसने नहीं तोड़ा है दोस्तों, और 15 रुपए से वापस से इसने जो है अभी बाउंस बैक किया है। आज के दिन यहाँ पर अपर सर्किट लगा है। तो यहाँ पर ऐसा कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है कि आज इसके वजह से ये ऊपर या बाउंस बैक इसने लिया है या अपर सर्किट लगा है, बट रीजन ये है कि कितना नीचे जाएगा। अभी कहीं ना कहीं ये इस लेवल पर ही कंसोलिडेट करने वाला है दोस्तों। ये उम्मीद मत लगा लीजिएगा कि यहाँ से अपर सर्किट जो लगना स्टार्ट हुआ है ये 20-21 के लेवल को तोड़ देने वाला है,
अपर सर्किट पे अपर सर्किट लगने वाला है। ऐसी कोई भी धारणा अपने अंदर मत जगाएं। जब तक इनके क्वार्टर, अगले क्वार्टर के, फिर उसके अगले क्वार्टर के रिजल्ट में असेट क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, आप विश्वास मानिए उस लेवल पर ये ऊपर जाता हुआ हमें नहीं दिखाई दे। तो हमें यहाँ पर होल्डिंग बनाए रखनी है अपनी एक टाइम पीरियड के लिए, और डेफिनेटली हमको यहाँ पर एक अच्छे अपसाइड दिखाई देंगे, लेकिन एक लंबे टाइम ड्यूरेशन में। बाकी आपको क्या सोचना है इस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, पसंद आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।